अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चलन ज्ञान कैफ़े में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इसके फर्स्ट चैप्टर को समझें। तो अगर अभी तक आपने पहले वीडियो का पहला चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जो है हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं पहले चैप्टर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा। मैं फिर भी जो है पहले चैप्टर का कुछ अंश जो है रिवाइज करवा देता हूँ ताकि इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो पहले चैप्टर का नाम था शीत युद्ध का दौर। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो जो पूरा दुनिया है उसमें केवल शक्ति का दो ही केंद्र रह जाता है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। और ये मुख्यतः हम यूरोप महाद्वीप के अंदर बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिम में जो भाग पड़ता है वो अमेरिका के हिस्से में चला, मतलब अमेरिका के प्रभाव में चला गया था। और यूरोप का जो पूर्वी भाग है वो आ गया था सोवियत संघ के प्रभाव में। तो शक्ति का केवल दो ही केंद्र था और इन दो केंद्रों के बीच जो घमासान युद्ध हुआ है अहिंसात्मक रूप से, मतलब कि इसमें कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस युद्ध को ही हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। और 1945 से 1991 के बीच ये युद्ध लड़ा गया के बीच का जो दौर है इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1991 ही क्यों है, क्योंकि 1991 के बाद जो है विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया था। और इस चैप्टर का वास्ता भी उसी से ही है, क्योंकि इसमें लिखा पड़ा है कि दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जब विश्व जो है दो ध्रुव से एक ध्रुव हो जाता है, यानी इनमें से किसी एक टीम की, यानी कि सोवियत संघ या अमेरिका में से कोई एक जो है वो हारेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब शीत युद्ध अपने उत्कर्ष पे था, अपने चरम बिंदु पे था, तो 1961 में जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, वहाँ पर 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की गई थी। इसको शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जब बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी तो पश्चिमी बर्लिन जो था वो अमेरिका के हिस्से में आया था, जो कि एक पूंजीवादी देश है। और जो पूर्वी बर्लिन था, यानी पूर्वी बर्लिन चाहे कह लें पूरा पूर्वी यूरोप, वो आपका आया था सोवियत संघ के हिस्से में। तो इस प्रकार से जो पूरा यूरोप महाद्वीप था, पश्चिमी यूरोप जो है सोवियत संघ के अमेरिका के हिस्से में है और पूर्वी यूरोप जो है वो सोवियत संघ के हिस्से में था। ठीक है, लेकिन 1989 के दशक के 1989 के आसपास आते आते क्या हुआ कि जो सोवियत संघ का प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता चला गया। पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने आम जनता के प्रदर्शनों के आधार पर क्या हुआ, उन्होंने अपनी नीति जो है, जो क्योंकि वो थे तो सोवियत संघ के उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था की नीति है वो उसको बदल दिया। और वहाँ की आम जनता ने क्या किया कि वहाँ की जो बर्लिन की दीवार थी उसको ढा दिया। ठीक है, आवागमन का रास्ता खोल लिया और बेचारा सोवियत संघ उस वक्त कुछ नहीं कर पाया कि उसके हालात ऐसे थे कि वो कुछ कर नहीं सकता था, तड़पता था दिल उसका, लेकिन आहें भर नहीं सकता था। तो कैसे उसके हालात थे, क्यों नहीं कुछ कर सकता था, ठीक है, इस बारे में जानेंगे। क्योंकि दोनों महाशक्ति थी तो ये इस वक्त चुप कैसे रह गया सोवियत संघ, इसके बारे में जानेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सोवियत संघ के जो है ये आपका सोवियत संघ के पतन के कारण क्या है और उसके परिणाम कैसे हुए और किस किस कारणों से जो है इनका पतन हुआ और क्या क्या आशय है इस चैप्टर में, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बर्लिन की दीवार की बात कर रहे थे। तो 28 ध्यान रखिएगा कि 1961 में दीवार खड़ी की गई थी बर्लिन में, करीब 150 किलोमीटर लंबी थी। और 28 अप्रैल 1989 को इस दीवार को ढा दिया गया था। और इस प्रकार से जो है जर्मनी का एकीकरण हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हुआ है और ये 1989 में जर्मनी का फिर से एकीकरण हो चुका था। ठीक है, अब ये जो शीत युद्ध का जो संघर्ष है, ये संघर्ष किस टॉपिक पर है, किस बेस पर है, पहले हम इसको देख लेते हैं। जो पहले हम जानेंगे कि हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में जो प्रणाली इंट्रोड्यूस हुई ना, वही आपकी सोवियत प्रणाली थी, यानी समाजवादी प्रणाली थी। पूंजीवादी व्यवस्था या बाजार व्यवस्था जो थी वो अमेरिका अपनाता था। पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो कौन सा देश अपनाता है, तो अमेरिका अपनाता है और अमेरिका के समर्थक देश अपनाते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है आपका क्या उत्पादन करना है, ठीक है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होती, ये बाजार तय करती है। ठीक है, और जो ये समाजवादी व्यवस्था होती है
वो इसमें होता है कि क्या क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होगी, ये सब क्या करता है, ये सरकार तय करती है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए ये मुख्यतः दो विचारधाराएं थी उस वक्त, ठीक है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के जो समर्थक थे वो सोवियत संघ था और उसके जितने भी उसके गुट में शामिल देश थे वो सारे थे। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक देश कौन थे? तो पश्चिमी यूरोप और उसके पश्चिमी यूरोप में आने वाले सभी देश, और मतलब उसका अमेरिका हेड था। इस प्रकार और ठीक इसी प्रकार से जो है इस तरफ के जो देश है उसके हेड जो था वो सोवियत संघ था। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी रसिया के अंदर, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को है पूर्वी यूरोप में फैलाने का पूरा प्रयत्न किया। कैसे किया? तो पूर्वी यूरोप के जो कुछ देश थे या फिर कह लो कि अधिकतर देश जो थे वो फासीवादी ताकतों से काफ़ी परेशान थे। ये फासीवादी विचारधारा भी एक अलग प्रकार की विचारधारा है, ठीक है। इसको हम तानाशाही विचारधारा के रूप में दे सकते हैं। जैसे एक पूंजीवादी एक समाजवादी है, ऐसे एक फांसीवादी विचारधारा है और इसके जो जनक है वो मुसोलिनी है। मतलब ये जो विचारधारा एक तानाशाही विचारधारा है। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि उनके लगभग जितनी भी फांसीवाद ताकतों की चंगुल से अपने पूर्वी यूरोप के सभी देशों को आज़ाद करवाया और वहाँ पर अपनी समाजवादी प्रणाली को थोप दिया। यानी पूर्वी यूरोप में जितने देश थे उन सब पर जो है अपनी व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी समाजवादी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इसका हेड जो है वो रसिया बना रहा और इनका जो टीम बन गई, इनका जो ये 15 गणराज्यों का एक संघ बन गया जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। उस तरफ अमेरिका तो आपको पता ही है कि उनके जो आपने पढ़ा था कि जब नाटो की स्थापना की गई थी तो 12 देशों का एक गुट था। तो ये दोनों एक अलग अलग दो गुट हो गए थे पूरे विश्व में, और इसी गुट के किस प्रकार पतन हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो आर्थिक स्थिति अन्य विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में काफ़ी बेहतर और अच्छी स्थिति में थे। उनके पास परिवहन, ऊर्जा संसाधन और साथ ही साथ जितने भी और संसाधन है, जैसे कि आपका कुछ भी छोटा मोटा जो उत्पादन हो रहा है, चाहे आप सुई से लेकर कार तक की, ये सारी चीज़ों का वो उत्पादन कर सकते थे। उनके पास पर्याप्त मात्रा में खनिज था। उनकी जो आवागमन की जो व्यवस्था है, आवागमन मतलब कि आने जाना, कहीं से आना कहीं से जाना, कितनी इस सब का जो उन्होंने रास्ता जो था काफ़ी सुगम बनाया हुआ था। तो एक उन्नत अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ की व्यवस्था को जो है गिना जाता था। इसके अलावा उन्होंने अपने नागरिकों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं थी। यानी जो न्यूनतम बेसिक चीज़ें होती हैं, किसी सरकार का जो कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों को वो उतनी चीज़ प्रोवाइड करवाए, वो सब प्रोवाइड करवाई थी। गौर से ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि मैंने कहा कि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी उस वक्त सोवियत संघ में। और आज हमारा भारत का क्या हाल है बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब ये एक तरफ ये इतना अच्छा उन्नत व्यवस्था है, एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी काफ़ी उन्नत है, दोनों में वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो ये होगा कि इनके पास भी सब कुछ है, लगभग कह सकते हैं कि ये सोवियत संघ जो था आत्मनिर्भर था। एक सुई से लेकर अगर एक कार तक की चीज़ को अगर बनाने में सक्षम है और उसके लिए उसे किसी देश की हेल्प नहीं चाहिए, तो इनका गुट जो था काफ़ी सक्षम था, आत्मनिर्भर था, ठीक है। और अमेरिका जो था अपनी नीतियों से काफ़ी ज़्यादा ही आगे बढ़ा था, अग्रसर हो रहा था पूंजीवादी नीतियों से। अमेरिका की जो वस्तुएं थी जो वो उत्पादन कर रहा था, उसकी जो क्वालिटी थी थोड़ी सी बेहतर थी सोवियत संघ के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सोवियत संघ काफ़ी ख़राब माल बनाता था, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ फिर धीरे धीरे क्या ऐसा हुआ कि ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पीछे चलती गई, क्योंकि आपने जाना कि सोवियत संघ क्या है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी में सारा जो नियंत्रण होता है वो सरकार के पास ही होता है, लोगों के पास अधिकार नहीं होता है। तो इसमें समाजवादी में केवल एक ही पार्टी का शासन था, यानी सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और वो भी कहाँ पर थी? तो वो थी कहाँ पर? मॉस्को में। रशिया का जो है एक शहर है, शायद आज तो अभी तो उसकी राजधानी मॉस्को है। तो वहाँ पर जो है मॉस्को में उसका जो शक्ति का पूरा एक केंद्र था, वहाँ से वो 15 गणराज्यों को रूल करता था। ठीक, देखो 15 बंदों की टीम है और उसका कैप्टन रशिया है, इस प्रकार से समझो, ठीक है। यानी सारा जो जितना भी प्रभाव था वही करता था, और एक ही पार्टी थी, यानी किसी दूसरे पार्टी के आने की संभावना नहीं थी। और यहाँ पर क्या था कि लोगों के पास अधिकार कम थे, आज़ादी बोलने की कम थी।
या फिर मतलब कह लो कि आज़ादी ना के बराबर थी। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और इस समाजवादी व्यवस्था में लोकतंत्र का अभाव था। इसके कारण जो है जो समाजवादी खेमे के जितने भी देश हैं या फिर उनके नागरिक हैं, अपनी जो है अपनी निराशापन या अपना जो भी विरोध है उनका वो खुले तौर पर प्रकट नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनका क्या होता आपको पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग थे वो अपना जो रोष है, अपने अंदर का जो क्रोध है वो कार्टून के माध्यम से या चुटकुले के माध्यम से जाहिर किया करते थे। रोष क्यों आया उनके बीच में, जब सब कुछ था, उनके पास बेरोजगारी भी नहीं थी और सोवियत संघ इतने अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर ध्यान दे रहा था। तो देखो, अगर कोई एक पार्टी बहुत लंबे समय तक रहती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो नौकरशाही है, नौकरशाही मतलब कि जो वहाँ के उस सरकार में जो परमानेंट लोग हैं ना, उनके पास शक्ति इकट्ठी हो जाती है, उनके पास डर भय के नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो वहाँ से करप्शन चालू हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे कुछ लोगों का एक पार्टी पर नियंत्रण कसना शुरू हो जाता है ना, उनके पास डर नहीं रहता कि हमें कोई हटा नहीं सकता, तो वो करप्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस करप्शन से जनता का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता चला गया। ठीक है, जनता का समर्थन जो है या फिर जो एक लोकप्रिय नेता होता है, उस लोकप्रियता को वो जो सोवियत संघ खेमे के जो प्रमुख नेता थे वो खोते चले गए। ठीक है, लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ रहा था, लेकिन वो अपना विरोध भी कैसे प्रकट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है सरकार सर्वोच्च है, नागरिक के अधिकार का कोई सम्मान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के नागरिक जो है अपना जो गुस्सा था वो चुटकुलों के माध्यम से या फिर जो है कार्टून के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। हालांकि सोवियत संघ जो था, जो समाजवादी खेमे का देश है, सोवियत संघ जिसका हेड है, ठीक है, ये अमेरिका को हथियारों में बराबर की टक्कर लगातार दे रहा था। ठीक है, और यही टक्कर देने के चक्कर में उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे और ख़राब होती चली गई। उसके अलावा क्या हुआ, 1989 में ये अपनी तो हालत ठीक से सुधार नहीं पा रहा था। 1989 में क्या हुआ, इसने अफगानिस्तान युद्ध में भी जो है अफगानिस्तान की सरकार की सहायता करी। 1979 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार थी, यानी कि रूस की समर्थक सरकार थी। ठीक है, वहाँ पे मुजाहिदीन थे, जो अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थक के जो लोग थे, वहाँ पर जो मुजाहिदीन था, उन दोनों के बीच में जो अवरोध हो रहा था आपस में, उनका जो गृह युद्ध हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर, उसमें से ही सरकार को सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान के। तो उस सपोर्ट के अंदर से भी इसका जो है अपना जो पैसा होता है, जितना अर्थव्यवस्था इसकी जो धीरे धीरे क्या होता है गिरती चली गई। ठीक है, इस प्रकार से अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो ये इसकी मतलब जो इस वक्त तक आते आते यानी 1970 तक आते आते सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल ठहर सी गई थी। यह इसका एक पहला फेस है। अब हम जानेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, एक व्यक्ति हैं सोवियत संघ के, जो उस वक्त सचिव बनते हैं 1985 के आसपास। ठीक है, उस वक्त बनेंगे और ये क्या क्या नीतियाँ लेकर आएंगे इस बारे में जानेंगे, और ये क्या करना चाहते थे इस बारे में जानेंगे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए, और उनके बाद उनकी जिम्मेदारी थी और उनकी मंशा था कि जो है सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाया जाए। और उसी वक्त क्या हो रहा था कि पश्चिमी देशों की, खास करके अमेरिका में, सूचना और प्रौद्योगिकी में क्रांति चल रही थी। मतलब कि वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, तो उसको बराबरी करने का, उसके बराबर अपना विकास करने का भी जो एक प्रेशर था वो मिखाइल गोर्बाचेव के पास था। ठीक है, इन्होंने सबसे अलग हटकर सोचा। इन्होंने सोचा कि अब समय आ चुका है कि सोवियत संघ के अंदर क्या हुआ कि उसकी जो प्रणाली है उसमें लोकतंत्रीकरण किया जाए। ठीक है, इन्होंने आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने के कई प्रयास किए। ठीक है, और इन प्रयासों से क्या हुआ कि इनके खुद के जो पार्टी के सदस्य थे कई सारे, वो इनसे नाराज़ हो गए, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को लोकतांत्रिक करने का मतलब ये हो जाता है कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हो जाओ। पहले समाजवादी पार्टी जो थी सोवियत संघ की, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। मिखाइल गोर्बाचेव लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे। इसका मतलब था कि जनता के प्रति जवाबदेह होने के लिए बाध्य करना चाहते थे अपनी पार्टी को। इसके अलावा लोकतंत्रीकरण करने का मतलब होता है कि अब एक से अधिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ सकती थी। इससे क्या होता है, जितने भी पुराने नेता थे जिनका शिकंजा था अब इस कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर, उनकी सत्ता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने वाली थी। तो इस प्रकार से जो यहाँ के जो लोग थे, यानी इनकी खुद के पार्टी के लोग थे, इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये जो आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे सोवियत संघ के अंदर, और लोगों का जो विश्वास था, लोगों का थोड़ी बहुत आकांक्षाएं, उम्मीदें आई कि हाँ अब कुछ अच्छा होने वाला है।
ठीक है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी ना, उसका वो इतनी धीमी गति से चल रही थी कि लोग जो है उसकी मतलब कि वो उतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो एक तरफ से जो जनता थी वो जनता का भी विश्वास खो रहे थे, और एक तरफ से इनकी खुद की पार्टी का भी जो है इन पर विश्वास नहीं रह गया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम है कि आपका पेरिस्ट्रोइका, मतलब कि पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति। तो ये पूरा सोवियत संघ का जो स्ट्रक्चर है उसको एकदम दोबारा से रचना चाहते थे, उसका लोकतंत्रीकरण करना चाहते थे और खुलेपन की नीति को अपनाना चाहते थे, ठीक है। ये इनकी दो नीतियों के नाम है, मुख्यतः आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इनकी इन नीतियों से क्या हुआ, ना तो ये जनता के अंदर ज़्यादा लोकप्रिय रहे और ना ही अपनी पार्टी के अंदर भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखने में कामयाब नहीं रहे। 1991 में क्या हुआ, 1991 में इनका एक असफल तख्तापलट करने का प्रयास किया गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथी दल के जो लोग थे उन्होंने इनका तख्तापलट करने का एक असफल प्रयास किया, ठीक है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि जनता को जो है वो स्वतंत्रता की जो स्वाद होती है वो मिल चुका था, यानी शेर के मुंह को खून लग चुका था। यहाँ पे मैं शेर जनता को कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब एक बार स्वतंत्रता का स्वाद लग जाता है, जिस प्रकार से शेर को जो है शेर के मुंह खून लग जाता है, तो उसके बाद मेमने की खैर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से अब जनता को जो है स्वतंत्रता का स्वाद वो चख चुके थे। तो वो अब किसी भी हालत में वो पुरानी साम्यवादी सरकार को एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं थे, हालात में नहीं थे। और उसी वक्त एकदम हीरो की तरह सामने आते हैं, जो तख्तापलट का विरोध करने के लिए जो सामने आते हैं वो होते हैं बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य में आम चुनाव जीत चुके थे और उनकी यह भी मान्यता थी कि जो मॉस्को में जो शक्ति का केंद्रीकरण है वो वहाँ से हटे और यूरोप के जो उनके गुट के अन्य देश है वो शक्ति जो है थोड़ा सा बांटी जाए। क्योंकि अगर किसी भी बड़े संगठन का शक्ति का केंद्र अगर एक जगह होता है तो अन्य जितने भी देश होते हैं वो अपने आप को दमित महसूस करते हैं। दमित महसूस करने का मतलब ये हुआ कि उनको लगता है कि हमें जो है मतलब उस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या फिर हमारे पास उतना अधिकार नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और तो इस प्रकार जो है इनका जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा था धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में हो रहा था। आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि जो मध्य एशिया के कुछ देश जो थे वो पूर्वी खेमे में थे, यानी कि सोवियत संघ के खेमे में थे। उन्होंने उस वक्त इस स्वतंत्रता की जो है मांग नहीं की थी। क्यों नहीं की थी इसका कारण पता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दिसंबर 1991 में जो तीन बड़े देश थे सोवियत गणराज्य के, ये आपके रूस था, ये आपका बेलारूस था और एक जो है आपका यूक्रेन। इन तीनों गणराज्यों के नेताओं ने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने का जो है घोषणा कर दी। मतलब खुले रूप से कह दिया कि अब जो है अब हमारा कोई संगठन नहीं है। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। और सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है विघटन हो गया। मध्य एशिया के जो वो कंट्रीज जो इस खेमे में थे, पूर्वी खेमे में थे, उनको कुछ समय बाद जो है उनको भी जो छुटकारा आज़ादी मिल चुकी थी इससे, ठीक है। और बाद में ये तय किया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे सोवियत संघ के साथ, अब उन समझौतों का उत्तराधिकारी जो होगा वो रसिया होगा, यानी रूस होगा, क्योंकि रूस ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। तो जो भी किसी भी समझौते या संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे सोवियत संघ के साथ, उन सभी को जो निभाने की जिम्मेदारी थी वो सोवियत संघ के पास थी, ठीक है। और यूएनओ के अंदर आपको पता है कि 5 देश है जिनको वीटो प्राप्त है। तो सोवियत संघ को उसको वीटो प्राप्त था, तो सोवियत संघ को जो वीटो है वो रसिया पर ट्रांसफ़र किया गया, किसी अन्य देश पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया। और उसके बाद ये भी एक परमाणु संपन्न देश जो है मिला, परमाणु संपन्न देश के रूप में उभरा। और उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ कि जो शक्ति थी, महाशक्ति, जो 2 महाशक्ति थी उसमें से एक महाशक्ति पूरी तरह से पराजित हो गई और रूस या फिर सोवियत संघ के नाम की जो कोई महाशक्ति नहीं बच पाई और विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया। अब हम मुख्यतः उन कारणों की बात करेंगे जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये सोचने वाली बात थी कि इतना बड़ा संघ था सोवियत संघ और उसका विघटन क्यों हुआ। तो क्या एक आधे कारण इसका कारण नहीं रहे होंगे, विघटन के कारण नहीं रहे होंगे, कई सारे कारण थे। उनमें से कुछ मुख्य कारणों को मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं। पहला क्या था कि कमज़ोर आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं।
धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे गति रुग्ण हो गई थी, यानी कि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी। और उसकी आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं जो थी वो इस प्रकार से नहीं चल रही थी कि जो लोगों की आकांक्षाएँ हैं, उनकी जो इच्छाएँ, उनकी आशाएँ हैं और जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है। दूसरा था इसका अस्त्रों शस्त्रों की होड़ में लगा हुआ था ये। अब इसने यानी कि सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर टक्कर देने के लिए अपने परमाणु हथियारों पर और सैन्य साजो सामान पर काफ़ी अधिक खर्चा किया हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, इसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पूंजी जो था इनके हथियारों पर लग जाता था। ठीक है। और इन्होंने अपने देश के नागरिकों की उन्नति पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान इन्होंने अमेरिका से टक्कर लेने में दिया। ठीक है। तीसरा आपका था पिछलग्गू यूरोपीय देशों का जो है, पूर्वी यूरोपीय देशों का जो है विकास करना इनका भी एक उद्देश्य रहा होगा। क्योंकि देखो, अगर इनकी टीम में जो 15 गणराज्य शामिल थे उनमें से कई देश ऐसे थे जो काफ़ी पिछलग्गू थे, और ऐसे देशों को अपनी टीम में जोड़े रखने के लिए उनका विकास करना भी आवश्यक था। क्योंकि कोई भी किसी टीम में शामिल जब रहता है जब उसका लाभ जुड़ा हो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे सपोर्ट में रहे तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना कि वो मेरे साथ वफादार रहे, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से यूरोपीय महाद्वीप के पूर्वी यूरोप में जो जितने भी पिछलग्गू देश थे उनके ऊपर जो इनका खर्चा जो करना था, इससे भी जो है इनके देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई थी। ठीक है। और पश्चिमी देशों की कामयाबी की खबर, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि गलत सूचना का प्रसार किया गया। ऐसे मान लो कि मेरे पास ऑडी है, वैसे है तो साइकिल भी नहीं मेरे पास, लेकिन मान लो अगर मेरे पास ऑडी है तो मैं अपने आप को एकदम खुश और मेरे पेरेंट्स ने मुझको ये विश्वास दिलाया हुआ है कि हाँ कि मैं एकदम बेस्ट पोजीशन में हूँ, मैं सबसे दुनिया का रिचेस्ट पोजीशन में हूँ और सबसे बढ़िया तरीके से हूँ। फिर मुझे मालूम चलता है कि किसी और के पास जो है हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, मेरे पड़ोसी के पास। ठीक है। तो वहाँ से मेरा मतलब कुछ ख़राब नहीं है, मैं भी ठीक कंडीशन में हूँ, लेकिन अब क्या हुआ, मेरे को जो है उसका हवाई जहाज़ लेना या मेरे से ज़्यादा किसी का अमीर होना वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे क्या विश्वास दिलाया हुआ था कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। तो ये इसी प्रकार की भावना का जो है एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। देखो हुआ क्या था कि पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे उनको ये सोवियत संघ ने विश्वास दिला दिया था कि समाजवादी व्यवस्था जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था से काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है। और हम अभी टॉप पर चल रहे हैं, सर्वोच्च व्यवस्था है ये, इसमें डाउट वाली बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो जनता को मालूम चलना शुरू हो चुका था कि जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी, यानी जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रही है। अब जब उनको मालूम चला कि जो अन्य देश जो है, जो हमारा विरोधी देश है, जो हमारा विरोधी खेमा है, वो हमसे और अधिक डेवलपमेंट कर रहा है और हमारी ही सरकार ने हमें ये बताया कि हम सबसे बेस्ट हैं, तो एक जो होता है ना कि भरोसा जो उठना होता है, वो भरोसा उठ गया। ठीक है। तो ये पश्चिमी देशों की कामयाबी की जो खबर थी, यानी जनता का जागरूक होना भी जो है इसका एक छोटा सा कारण रहा होगा। अब एक पार्टी का लंबे समय तक शासन, ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, लगभग 72 वर्षों तक इसने शासन किया, और एक पार्टी के लंबे समय तक का जो शासन है, इससे क्या होता है, एक पार्टी जो है वो करप्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए भी किसी भी एक पार्टी का लंबे समय तक का जो शासन है वो हमेशा एक लोकतांत्रिक देश या फिर किसी भी देश के लिए जो होता है वो एकदम सही साबित नहीं होता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भारत के अंदर भी ये बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ था। 3 दशक तक कांग्रेस का प्रभुत्व था, हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब आपकी और भी जो दूसरी बुक जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं कि भारत के अंदर भी कांग्रेस का लगभग 3 दशकों तक का जो है वो प्रभुत्व था। लगातार 3 दशक तक वो जीतते ही आ रहे थे लगभग अगर एक आधे केसेस को छोड़ देता हूँ। तो इससे क्या हुआ था, उनकी पार्टी जो थी काफ़ी करप्ट हो गई थी, और इसीलिए जो है किसी भी एक पार्टी का लंबे समय तक शासन जो है उस पार्टी को भ्रष्टाचार की ओर धकेल देता है। ठीक है। तो ठीक इसी में हुआ। 72 ईयर्स का लगभग कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था, और उस शासन व्यवस्था के दौरान जो उनकी नौकरशाही थी काफ़ी करप्ट हो चुकी थी। उनके जो जितने भी नेता थे इंटरनल, सभी नेता को नहीं बोल रहा हूँ मैं, अधिकांश जो नेता थे उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, जो जनता से अलग थे। ठीक है। तो उनको जो देखो, अगर कोई नेता या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी का सदस्य है, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जनता और उस पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो क्योंकि अगर नेता ऐसा हो जो जनता से घुल मिल कर रहे, ठीक है, उनके स्तर पर जाकर उनसे बात करें,
तब जाके वो एक अच्छा नेता माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो विशेष अधिकारों का लाभ सार्वजनिक रूप से उठा रहा है तो उस नेता को जो है केवल अपनी पोजीशन से और पैसों से प्यार है और किसी चीज़ से प्यार नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस एक लंबे समय तक के एक पार्टी के शासन का जो है ये एक मतलब कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा है सोवियत संघ के विघटन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गोर्बाचेव की नीतियाँ। अब मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए थे तो उनके अंदर ये विचार था कि वो सुधार लेकर आएंगे, सोवियत संघ को फिर से पटरी, उनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोबारा से लौटाएंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि अगर मुझे आर्थिक सुधार करना है तो पहले मुझे राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा और राजनीतिक सुधार करने के लिए मुझे लोकतंत्रीकरण करना पड़ेगा, लोगों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, पावर को हल्का सा रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। जनता को इस छोटी छोटी चीज़ जब उनके भाषणों में ये छोटी छोटी चीज़ जब उनको पता लगी, जनता को पता लगी, तो उनसे जो है उनका मन और प्रबल हो गया है ना कि हाँ अब समय आ चुका है कि हमारा जो देश है मतलब कि पूर्वी यूरोप के जितने नागरिक थे या फिर जितने अन्य देश थे उनके मन में इच्छा थी कि अब हमें थोड़ी सी संप्रभुता मिलेगी, मतलब हम अपने डिसीजन को खुद से ले पाएंगे, इस बात का हमें अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका जो ये विचार था, मिखाइल गोर्बाचेव की जो दो नीति थी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासोनोस्ट। यानी पेरिस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्रचना, यानी सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक प्रणाली थी उसकी पुनर्रचना करना और खुलेपन की नीति अपनाना, यानी ओपन मार्केट के लिए, जहाँ ओपन मार्केट मतलब कि कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति का मतलब कि अपना रेट तय करके कुछ भी बेच सकता है, इस प्रकार की नीति को जो है वो अपनाना चाहते थे। तो इस नीति से क्या हुआ, लोगों के मन में आकांक्षाएं आई, उम्मीदें आई कि अब वो बहुत उनका जो अब जो स्तर है, जीवन स्तर है, वो कुछ बदलेगा। लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि लोग भी गोर्बाचेव से दूरियां बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। लोगों का एक मत ऐसा भी था कि गोर्बाचेव अपनी ही नीति को लागू नहीं कर पाते। अब भाई गोर्बाचेव अपनी नीति को लागू इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गोर्बाचेव यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके ही नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और क्यों करेंगे खुद सोचो, जो वर्षों से मतलब कि उस पार्टी के माध्यम से अपना राजनीतिक और आर्थिक लाभ लेते हुए आ रहे हैं, अगर उनको मालूम चलेगा कि अगर इस पार्टी का लोकतंत्रीकरण हो जाएगा और इससे हमारी सत्ता चली जाएगी तो वो क्यों मिखाइल गोर्बाचेव की को सपोर्ट करने वाले थे, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव की जो इस पार्टी जो ये नीतियाँ थी पेरिस्ट्रोइका और ग्लासोनोस्ट, ये बिल्कुल काम नहीं आई और इस प्रकार से जो है ये एक विघटन कारण बना। और जो ये सोवियत संघ के विघटन का जो कारण है ना, ये गोर्बाचेव को माना जाता है, ठीक है। उनका दोष मतलब इन पर आरोप लगाया जाता है इस बात का। और इतने से भी अगर नहीं होता ना तो एक जो छोटा सा और एक बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय होना। अब जो आपके जो जितने भी उस वक्त यूरोपीय महाद्वीप के, जो पूर्वी यूरोप महाद्वीप के यानी सोवियत संघ खेमे के जो समृद्ध गणराज्य थे, जैसे आपका यूक्रेन था, जॉर्जिया था, बाल्टिक था, ठीक है, एस्टोनिया था, लताविया था, लिथुनिया था, ये सारे देश जो थे समृद्ध रूसी जो है सोवियत गणराज्य के खेमे में थे। और इनके अंदर क्या हुई कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना पैदा हुई, ठीक है। राष्ट्रीयता संप्रभुता की भावना का पैदा होने का मतलब ये हुआ कि ये अपने राष्ट्र के लिए, संघ के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के डिसीजंस, अपने नेशंस के डिसीजन ये खुद लेना चाहते थे। तो इस भावना ने भी काफ़ी हद तक जो है सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के परिणामों की। तो जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो कैसा फिर विश्व कैसा हो गया उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या परिणाम उसके हुए। तो पहला क्या हुआ कि जो शीत युद्ध में जो संघर्ष हो रहा था उस संघर्ष की समाप्ति हो गई, ठीक है। जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की था उसका जो है समाप्ति हो गई। दूसरा इसका पॉइंट क्या रहा कि हथियारों की होड़ पर रोक लग गए। जो एक दूसरे के खिलाफ ही जो हथियार बना रहे थे ना कि ये आज 10 बनाएगा तो मैं आज 20 बनाऊंगा, तो ये जो हथियार की जो होड़ थी इनके बीच में लगी हुई थी, अधिक से अधिक हथियार बनाने की होड़, इस पर जो है रोक लग गया। तीसरा इसका क्या रहा कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया। पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या था, विश्व जो है 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। तो सोवियत संघ के पतन के साथ ही क्या हुआ, जो विश्व है वो एक ध्रुवीय में हो गया। हालांकि ऐसा सोचा गया था कि जब सोवियत संघ हार जाएगा तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन बनेंगे और विश्व जो है वो बहुध्रुवीय बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्व अमेरिका की जो ताकत थी उसकी वजह से जो हुआ विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया, ठीक है।
फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई, क्योंकि अब ये मतलब एक तरह से प्रमाणित हो चुका था कि इस व्यवस्था से विकास कम ही समय में और जल्दी संभव है। तो इसलिए जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी इसका बहुत अधिक फैलाव हुआ, ये इसका चौथा कारण हो गया। और नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। आपको पता है कि सोवियत संघ जो थे उसमें 15 गणराज्य थे, और इससे क्या हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, उनका पतन हो गया, इससे नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो 4-5 मैंने आपको परिणाम गिनवाए, ये सी युद्ध के परिणाम थे। अब हम बात करेंगे जब शीत युद्ध के परिणाम होने के बाद, यानी इसकी समाप्ति के बाद, फिर जो जितने भी ये पूर्वी यूरोप के देश थे या फिर मध्य एशिया के जो देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, इनको अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से अपनी पटरी पर लाने के लिए इन्होंने कौन सी तकनीक को अपनाया। ठीक है, तो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप जो पूंजीवाद की ओर जा रहे थे, यानी अपने आप को पूंजीवाद की व्यवस्था में रूपांतरित कर रहे थे, उसमें अपने आप को ढाल रहे थे, तो इस मॉडल को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने इसको शॉक थेरेपी कहा। यानी पूर्वी यूरोप के देशों और मध्य एशिया के देशों का पूंजीवाद की ओर जाना और पूंजीवाद की व्यवस्था को अपनाने के लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल किया, उस मॉडल का नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने शॉक थेरेपी कहा। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, जैसे कि बचपन में आप और हम जो बच्चों अपने माता पिता से पिटते हैं तो उसके बाद जो है चोट भी वही देते हैं और दवा भी वही लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार का ये व्यवस्था था। ठीक है, तो इस शॉक थेरेपी में क्या क्या शामिल होने वाला था, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था। वो ये समाजवादी में सब कुछ सार्वजनिक होता है, सरकार का होता है, पूंजीवादी में अपना निजी स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जितने भी उद्योग थे और भी बड़े बड़े फार्म थे, उन सब का जो है निजीकरण हो रहा था। ठीक है, तो जितने भी सरकारी उद्योग थे उन सबको जो है औने पौने दामों में कह लो या फिर कह लो कि बहुत कम दामों में जो था वो निजी हाथों में सौंपा जा रहा था। ठीक है, सामूहिक फार्म निजी फार्म के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे। पूंजी पद्धति से अब जो कृषि थी, जो पहले समाजवादी कृषि थी जो एक बड़े पैमाने पर होती थी, अब वो उस कृषि को पूंजीवादी तरीके से जो करना था, यानी पूंजीवादी पद्धति से कृषि की शुरुआत हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुक्त व्यापार को अपनाना पड़ा। मुक्त व्यापार में क्या होता है कि जैसे होता है ना खुला बाजार, ओपन कंपटीशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को बनाइए, उसकी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है जो निजी स्वामित्व होते हैं, जो निजी संपत्ति होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। पूंजीवादी का एक लाभ होता है कि अगर आप में जितनी क्षमता है, आप में जितना कार्य कौशल है, आप अपनी क्षमता के अनुसार जो है अपना विकास कर सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था में ऐसा था कि उसकी मतलब क्षमता को कम आंका जाता था और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आपके संसाधनों पर आपका कितना अधिकार होगा, ये आपकी क्षमता, आपके कार्य कौशल और आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, और मुक्त व्यापार में आपको समझा दिया। उसके बाद खेमे एक दूसरे से जुड़ने की जगह पश्चिमी देशों से जुड़ने लगे। अब पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो पहले क्या था कि पूर्वी जो खेमा था, यानी सोवियत संघ का जो खेमा था मध्य एशिया के साथ, वो आपस में बड़े इंटरलिंक थे, आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई, उससे क्या हुआ, इन पूर्वी यूरोप के देशों का जो जुड़ाव है आपस में ना होकर सीधा पश्चिमी देशों यानी अमेरिका से जो है इसका जुड़ाव शुरू हो गया। यानी जो है आपस में ना होकर एक दूसरे खेमे यानी पश्चिमी देशों के साथ ये क्या हो गए, ज़्यादा तेज़ी से जुड़ने लग गए इस व्यवस्था के कारण। अब हम पढ़ेंगे जो ये जितनी चीज़ अपनाई गई है, निजी स्वामित्व करना, मुक्त व्यापार को अपनाना, ठीक है, ओपन करेंसी कर देना, ये सारी चीज़ें हुई शॉक थेरेपी के अंदर, ये किस हद तक सफल हुई, या फिर मतलब कहने का यही कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक नहीं पहुंचा पाई जिसका उससे वादा किया गया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बिल्कुल ही चरमरा सी गई। 90% उद्योग जो है या तो निजी कंपनियों के हाथ में या निजी लोगों के हाथ में जो है उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया। ठीक है, और इनके क्योंकि सरकारी नियंत्रण इन उद्योगों से समाप्त हो चुका था, क्योंकि निजी हाथ में आ चुके थे, तो इन निजी कंपनियों या फिर निजी स्वामित्व वाले लोगों ने क्या किया, इस पूरा जो उद्योग सिस्टम था रसिया का बिल्कुल ही चरमरा सा गया।
मतलब मटिया मेट हो गया। और इसी मटिया मेट को जो है इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि मुद्रा स्फीति हो गई, उनका जो मूल्य है, रूस की जो मुद्रा उसका नाम है रूबल, उसमें गिरावट आ गई, ठीक है। उनका जीडीपी जो था 1999 में 1989 के मुकाबले उसमें भी गिरावट आ गई, यानी सकल घरेलू उत्पाद में भी क्या हुआ, गिरावट आ गई, ठीक है। और जब समाज जो सोवियत संघ था उस वक्त पुराना वाला, तो उसमें क्या था कि समाजवादी सरकार थी, तो उसमें सामाजिक कल्याण की बात थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सोवियत संघ था और जब ये विचार उद्भव हुआ था, तो सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी न्यूनतम बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, निजी हाथ में जाने से क्या हुआ, जो समाज कल्याण की जो भावना थी वो समाप्त हो गई। और इसके कारण क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई और एक अमीर और गरीब के बीच का जो खाई होता है वो और ज़्यादा है बढ़ता चला गया। लोग निर्धन होने, मतलब लोग जो है बड़ी मात्रा में निर्धनता की ओर बढ़ते चले गए। और जितने बौद्धिक लोग थे, मतलब ऐसे लोग जो शिक्षित हैं, वो किसी कार्य में संलग्न थे, अब वो भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और उनके पास भी कोई काम नहीं रहा और बेरोजगारी का शिकार हो गए। और इसके कारण क्या हुआ कि उसमें रशिया में एक माफिया वर्ग का उदय हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये शॉक थेरेपी उनके लिए जो है अच्छा साबित नहीं हुआ। हालांकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में आर्थिक परिवर्तन में तो आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान तो दिया गया, ये हालांकि बात अलग है कि सफल नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। लोकतंत्रीकरण हो चुका था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रूस समेत अनेक देशों ने क्या किया, अपने संविधान को बहुत ही हड़बड़ी में तैयार किया था। और हड़बड़ी में तैयार करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने राष्ट्रपति को जो है लगभग हर संभव शक्ति प्रदान कर दी थी, ठीक है। तो जब ऐसे देश में सबसे पहले जब राष्ट्रपति की बहाली हुई, यानी राष्ट्रपति को उनका पद दिया गया, तो शुरुआत के 10 सालों के लिए उनको तो नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति के हाथ में शक्तियाँ थी, इसीलिए उसने अपने कार्यकाल को अपनी इच्छा अनुसार उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मान लो कि मैं राष्ट्रपति, मुझे पहली बार बनाया गया है, ठीक है, शक्तियाँ मेरे हाथ में सौंप दी गई है, तो मैंने उसका दुरुपयोग किया और अपनी कार्यकाल जो है समय समाप्त होने से पहले ही अपना कार्यकाल बढ़ा दिया। और मैंने किसी को ये इजाज़त नहीं दिया कि वो कोई मेरा जो है मतलब कि कोई मेरा विरोध करे, मतलब मैंने अनुमति नहीं दी मेरे को उसके अपने पद से हटाने की, ठीक है। तो ये सब हुआ, ये परिणाम था। और ये कहाँ का हुआ था, ये आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये और एक आदि देश है जो इनमें, ये जो मध्य एशिया के देश थे उसमें ये अक्सर पाया गया, जहाँ पर राष्ट्रपति जो है निरंकुश हो चुका था और वहाँ पर राष्ट्रपति को लगभग हर संभव ताकत जो है वो सौंप दी गई थी, ठीक है। और रशिया की अर्थव्यवस्था में जो फिर से जो उछाल आना शुरू हुआ, लगभग 2000 के आसपास शुरू हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास जो अच्छे खनिज, तेल, गैस और भी ऊर्जा संसाधन, इन सब के स्रोत मौजूद थे। तो इन्होंने अपने इन खनिजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लौटाया। वर्तमान में रशिया एक शक्तिशाली देश है, महाशक्ति के रूप में हम जानते हैं रशिया को, क्योंकि अभी भी उसका जो 5 देश हैं हमारे पास जिनको वीटे प्राप्त है, और ये 5 देश जो है अभी आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम संघर्ष और तनाव के बीच की। शीत युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी जो पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ प्रांत थे, कुछ देश थे, उनके बीच में संघर्ष जारी रहा। जैसे चेचन्या और दागिस्तान 2 क्षेत्र हैं, ये 2 अलग अलग। और इन क्षेत्र में क्या हुआ कि अलगाववादी आंदोलन चले। ये अलगाववादी आंदोलन और राष्ट्रवादी क्या है, इसका पहले आप अंतर समझिए। अगर आप किसी क्षेत्र में रहते हैं और आप ये पाते हैं कि आपका वो क्षेत्र जो है आपके देश से, या फिर जिस भी देश में आप रहते हैं उस देश से सांस्कृतिक रूप से अलग है या फिर धार्मिक रूप से अलग है, तो आप जो है एक अलग कंट्री की मांग करते हैं, तो ये आपका राष्ट्रवादी तब होगा जब आप सफल हो जाएंगे। अगर आपने किसी क्षेत्र को उस राष्ट्र से अलग करने की मांग की और आप सफल हो गए, तो आपको एक राष्ट्रवादी नायक यानी हीरो के रूप में जाने जाता है, ठीक है। लेकिन आपने उसकी मांग की लेकिन आप असफल हो गए, तो आपको अलगाववाद नेता का आरोप लगाया जाता है उसी कंट्री के द्वारा। थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था
तो मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो आप पाकिस्तान के नोट पर छपा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक राष्ट्रवादी नायक के रूप में पाकिस्तान के लोग जो है वो दर्जा देते हैं, ठीक है। पंजाब में के कुछ समूहों के द्वारा जो है खालिस्तान की मांग की जाती है, ठीक है। तो लेकिन हमने अभी पंजाब में से किसी खालिस्तान को अलग होने नहीं दिया। तो जो भी खालिस्तान के नेता इसकी मांग करते हैं उसको हम अलगाववादी लोग कहते हैं, यानी उनका जो आंदोलन है उनको अलगाववादी कहा जाता है। तो इन दोनों में मुख्य तौर पर ये अंतर है, ठीक है। तो ऐसा ही चेचन्य और दागिस्तान के बीच में हुआ। तो मॉस्को ने क्या किया, इसमें मॉस्को ने जो है इस पर बमबारी की चेचन्या में, और जो है आवाज़ शांत कराने की यानी चुप करवाने की जो कोशिश की, लेकिन वो फिर भी इसको दबा नहीं पाए, ठीक है। इसके अलावा तजाकिस्तान यानी जो मध्य एशिया का एक देश है, वहाँ पर भी 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, ठीक है। अजरबैजान का प्रांत है जहाँ पर एक नाम है नगरनो कराबाग। यहाँ पर जो है कुछ आर्मेनिया लोग रहते थे जो आर्मेनिया में उस भाग को मिलाना चाहते थे, तो यहाँ पर भी जो है अलगाववादी आंदोलन हुए, ठीक है। जॉर्जिया का गृह युद्ध हुआ। इसके अलावा नदी जल प्रश्न के नदियों का जल के बंटवारे के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष रहा इन पूर्वी यूरोप के देशों और मध्य एशिया के देशों के बीच, ठीक है, इन देशों के अंदर। और मध्य एशिया के अधिकतर देश जो थे वो खनिज और पेट्रोलियम में काफ़ी संपन्न थे। तो कोई भी देश अगर खनिज या फिर पेट्रोलियम में काफ़ी संपन्न होता है तो उसके वो जो है एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि अब हर एक कंट्री को जो है पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। तो मध्य एशिया जो है पेट्रोलियम उसके पास बहुत अधिक मात्रा में थी। और जो मध्य एशिया का जो बाउंड्री जो सीमाएं हैं वो आपकी रूस से मिलती है, चाइना से मिलती है और आपके अफ़गानिस्तान से मिलती है। तो ये तीनों ही जो देश है इस पर प्रबल दावेदारी पेश कर रहे थे और अपना जो है अधिक से अधिक प्रभाव जो है इन मध्य एशिया के देशों पर जमाना चाहते थे। उसी वक्त अमेरिका भी इन देशों पर अपना जो है प्रभाव जारी रखना चाहता था, ठीक है। प्रभाव और इस प्रभाव को जारी करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर यानी इराक में, ठीक है, और अन्य मध्य एशिया के देशों में क्या किया, अपने सैनिक ठिकाने जहाँ से वो अपने जो फाइटर जेट होते हैं जो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ाकू विमान जो होते हैं उसके लिए जो है अपना सैनिक अड्डा के रूप में उसको स्थापित किया और उसके लिए उन्होंने मध्य एशिया को एक भारी कीमत भी चुकाई, ठीक है। तो ये संघर्ष चलते ही रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि भारत और साम्यवादी देशों के बीच कैसा संबंध रहा। तो शुरू से लेकर लगभग हमारे जो संबंध है भारत और साम्यवादी देशों के बीच में हमेशा मधुर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। खासकर इसको हम देखते हैं रूस के संबंध में, ठीक है। भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। दोनों का एक ही ख्वाब रहा है कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय बन जाए, ठीक है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हो जो पूरी विश्व की गतिविधि को कंट्रोल करने में सक्षम हो, ठीक है। किसी भी अगर एक देश पर हमला होता है तो बाकी अन्य देश भी उसको अपने ऊपर हमला समझे और उसका जो है प्रतिकार करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया दें, ठीक है। तो ये सब ख्वाब है हमारे साथ रसिया और अनेक जो भी देश हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ कि हम जो है अब आपको रसिया और भारत इन दोनों के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला इसका जो बिंदु रखेंगे वो रखेंगे हम आर्थिक, ठीक है। तो पहला है आपका भिलाई हो गया, बोकारो हो गया। भिलाई बोकारो इस्पात आपका है, विशाखापट्टनम है। और इन कारखानों के लिए भी जो है रसिया ने हमें तकनीकी मदद भी दी और आर्थिक मदद भी दी। आर्थिक मदद समझते होंगे, पैसे से जुड़ी हुई मदद, ठीक है। और जब विदेशी मुद्रा की कमी आई थी भारत के अंदर और जब उस वक्त कोई दूसरा देश हमारे साथ व्यापार करने में या एक्सपोर्ट जब हमें इंपोर्ट करना था वो सामान, तो उस वक्त कोई और देश आगे नहीं आया था। रसिया ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया था और रुपए को जो है व्यापार का मीडियम बनाया था, ठीक है। तो इस सेंस में भी उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी है, ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है इनके बीच का, वो है राजनीतिक। तो कश्मीर का जब मुद्दा जब भी उठता है भारत उस यूएनओ के अंदर, तो रसिया जो है हमेशा भारत के समर्थन में ही बोलता है, ठीक है। और 1971 में आपको याद होगा राजनीतिक स्तर में 1971 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ रुख किया था, जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ रुख किया था, तो हमारे भारत ने रसिया की तरफ हाथ बढ़ाया था और रसिया ने भली भांति उस युद्ध में हमारा समर्थन किया था, जिससे हमारे जो युद्ध है वो हम जीत गए थे, ठीक है, एक तरीके से। और रसिया ने हमेशा जो है हमारी विदेशी नीति का जो है अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है, मतलब खुलकर नहीं किया है और जो है इनडायरेक्टली वो हमारी विदेशी नीतियों का हमेशा समर्थन करता रहा है।
और उसके अलावा देखो अगर सैन्य की बात करें तो जब भी हमारा युद्ध किसी अन्य देश के साथ होता था तो रसिया ने हमेशा हमें सैन्य साजो सामान जो होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, वो भी हमें प्रोवाइड करवाई हैं ताकि हमारी जो स्थिति मजबूत बनी रहे। तो इस साइंस में भी जो है रसिया हमारा एक अच्छा दोस्त बना रहा है। संस्कृति की बात करें तो आप जो यहाँ की फिल्में हैं, जो भारतीय हिंदी फिल्में हैं, वो आप रसिया में काफ़ी लोकप्रिय हैं। ठीक है, राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक के गाने जो है वहाँ पर आसानी से सुने जा सकते हैं। आजकल के बहुत सारे नए नायक हैं, हीरो हैं, तो उनके भी गाने वहाँ सुने जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव रहा है रसिया और हमारा साथ में, जो मतलब हम दोनों की जो मित्रता रही है रसिया और भारत की, उसमें जो संस्कृति का भी आदान प्रदान काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है। ठीक है, आप भारतीय कल्चर को भी रसिया में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और सुनहरा अवसर होता है। मैंने यूट्यूब पर देखा था, आप भी देख सकते हैं। और यहाँ के लेखक और कलाकारों ने भी जो है काफ़ी बार यात्रा की है रसिया के अंदर। ठीक है, और 2001 में क्या हुआ था, 2001 में रसिया और इंडिया के बीच जो है 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े पैमाने पर हमारा जो है लेन देन रहता है रसिया के साथ। ऐसा नहीं है कि रसिया ही सब कुछ हमारे लिए करता है। रसिया हमारे प्रति इतना कुछ करता है, तो हमारा भी कुछ शेयर रहता है उसके प्रति, यानी कुछ कर्तव्य रहता है। तो वो इस प्रकार से है कि जो भी हमारे भारत में सैन्य साजो सामान है, यानी हथियार वगैरह है, उसमें से हमारा अधिकांश सामान जो आता है वो रसिया से आता है। ठीक है, तो हम जो है उसको हम वहाँ के हथियारों को इंपोर्ट करते हैं, जिससे रसिया को इनकम होती है। ठीक है, रसिया के अंदर जो है आप खनिज की बहुत अधिक मात्रा है, तेल का है, गैस के खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न का मतलब देश के वो गैस के कुएँ हैं, तेल के कुएँ हैं उनके पास अच्छे और बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ से जो है हम उसको इंपोर्ट करते हैं, तो इससे भी उनका जो है आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि होती है। ठीक है, तो इस साइंस के अंदर भी जो है रसिया जो है हम दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप है वो अच्छी बनी रहती है। और रशिया ने हमारा अंतरिक्ष विज्ञान में भी काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने हमें क्रूजनिक मिसाइल का भी जो उपलब्धता करवाई थी। और जब भी हमें आवश्यकता होती है रशिया की, तो रशिया हमेशा हमारे साथ आकर खड़ा होता है। ठीक है, भारत भी इसी प्रकार से रशिया के समर्थन में रहता है और रशिया हमारे समर्थन में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ इस चैप्टर के अंतर जाते जाते। ये मैं कुछ 5 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें से 1 सवाल या 2 सवाल जो है आपके पक्का आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो या फिर कुछ समझ में ऐसा नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं वीडियो को लेकर वो भी डाल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।